सभी लर्नर्स का टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। यहाँ प्रिपरेशन करते हैं टीजीटी, पीईटी, एनडीए, जेई मेंस और एडवांस के मैथमेटिक्स की विद शॉर्टकट टेक्निक, जो कि आपकी बुकिश नहीं होती। पर्सनल एक्सपीरियंस से जो चीजें फ्रेम की गई हैं वही हम इन क्लासेस के अंदर सिखाते हैं। फैकल्टी मेंबर आपके नेट गेट क्वालिफाइड हैं और जो पीजीटी, टीईटी के एग्जाम्स हैं यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में, उन्होंने रैंक 1 पे अचीव किए हुए हैं। तो उनके एक्सपीरियंस का बेनिफिट आपको पेपर टाइप करने में जरूर मिलेगा। कहाँ से क्या पोर्शन आना है, किस तरह क्वेश्चन अराइज होता है। आपको मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेरी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको 6 मंथ के लिए प्रिपरेशन करनी है एग्जाम्स की, तो वीडियो लेक्चर प्लस टेस्ट सीरीज दोनों कंबाइंड फॉर्मेट में रन होते हैं। ओनली टेस्ट सीरीज करनी है प्रैक्टिस के लिए तो वो भी रन होती है। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा चल रहा था 3D ज्योमेट्री, और 3D ज्योमेट्री के अंदर हमने जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी इक्वेशन को सीख लिया। पहली इक्वेशन थी आपके पास आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और दूसरी इक्वेशन हमने बनाई थी जो 2 पॉइंट से पास आउट होती है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये दोनों इक्वेशन आपको लर्न होनी चाहिए। और इसमें जो खास बात है कि ये जो ए वेक्टर हमारे पास है ये वो पॉइंट है जिससे हमारी लाइन पास आउट होती है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ये, और इस लाइन के जो बी वेक्टर हमारे पास है ये इसके पैरेलल है। इसी तरीके से यहाँ जो आपके पास लाइन है दूसरे केस में, थोड़ा रिवाइज इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आगे जो आर्टिकल चल रहे हैं उसमें ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली वर्क करेंगी। इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है। तो इन दोनों पॉइंट से ए बी से जो लाइन पास आउट हो रही है इसकी इक्वेशन हमें डेवलप करनी है। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए, और पहले वाले की हो जाएगी आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये चीज आपको कंफर्म हो गई। अगर हमें 2 लाइन के बीच का एंगल निकालना है, पहली इक्वेशन मेरे पास है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा 1 बी वेक्टर, और दूसरी इक्वेशन है आर वेक्टर बराबर ए, यहाँ पे a1 b1 कर लीजिए, यहाँ पे a2 वेक्टर प्लस लैम्डा 2 b2 वेक्टर। तो हम दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए अगर आप इनको पीछे बढ़ाते हैं लाइनों को, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो सेम ही होगा यहाँ इस एंगल के। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो इनके पैरेलल वेक्टर हैं b1 वेक्टर और इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है आपका b2 वेक्टर, इन दोनों को भी आप पीछे बढ़ाएंगे तो जो एंगल आएगा आपका पैरेलल होने की वजह से सेम एंगल आएगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा, और यहाँ भी थीटा रहेगा। तो यहाँ से जो आप कोस थीटा निकालोगे एंगल बिटवीन द 2 लाइंस, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, जो आपको स्केलर प्रोडक्ट जो हमने करी थी ए वेक्टर बी वेक्टर की उसमें सिखाया था। नीचे इनके मॉडुलस का b1 और b2 का प्रोडक्ट। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, थीटा की वैल्यू पता लग जाती है। तो हमारी जो मेन वर्किंग है, मतलब हमारी लाइन किस पॉइंट से पास आउट हो रही है, इससे हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट मतलब अंतर नहीं पड़ता। हमारी जो क्वेश्चन की कनेक्टिविटी है वो बी वेक्टर से जनरेट होगी। तो हम बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं कि ये जो बी वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है पहले लाइन के अंदर मैंने हाईलाइट कर दिया है, और दूसरा हमने बी वेक्टर b2 वेक्टर बनाया है दूसरी लाइन के अंदर। फिगर में देखिए यह हाईलाइट कर दिया है b1 b2। तो यही हमारा मेन वर्किंग में रहेगा आगे भी। अब आगे मूव करते हैं। अब हमारा जो मेन आर्टिकल है इक्वेशन ऑफ प्लेन, हमें फाइंड करनी है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट डिस्टेंस d। यहाँ पे फिगर में देखिए कि ये हमारा प्लेन है, और इस प्लेन पे हमने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है यहाँ से लेके OQ बराबर हमारे पास है d। अब हमने क्या किया, इस प्लेन के ऊपर जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है एक पॉइंट P ले लिया जनरल। P पॉइंट क्या होता है, XYZ होता है। ये बात क्लियर हुई। अब जो पॉइंट P हमारा पास जनरल है ये वेक्टर मेरा R वेक्टर हो जाएगा, और इसने ये कहा कि यहां से डिस्टेंस d, ओरिजिन से डिस्टेंस d पे ये प्लेन। अब इसने एक चीज और कही है, डिस्टेंस d। अब लैंग्वेज पर जाइए, लैंग्वेज इसमें डिस्टेंस d फ्रॉम द ओरिजिन एंड n कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। यानी
इसमें क्या किया है इसने कि ओरिजिन से, फिगर देखिए, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसकी लेंथ हमारे पास डी है जो परपेंडिकुलर है। हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे और एक ट्राइंगल फ्रेम कर लिया। तो यहाँ पे ये आर वेक्टर है और ये जो हमारे पास लाइन है ओ क्यू, इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो कितना है एन कैप। अब एक छोटा सा कंसेप्ट समझिए आप, एक ट्राइंगल के अंदर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ हमने एक डिस्टेंस ले ली कितनी आर और ये ले लिया हमने थीटा। तो ये जो दूरी हमारे पास होती है कितनी होती है आर कोस थीटा और ये होती है आर साइन थीटा। इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो ये जो ओ क्यू लेंथ आपके पास आएगी, ओ क्यू बराबर, क्योंकि यहाँ पे जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, देखिए मैंने फिगर में राइट एंगल ट्रायंगल को डार्क किया है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसी के साथ का ट्रायंगल मैंने कहाँ बनाया है, नीचे बनाया है। तो जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा इसकी सहायता से आर कोस थीटा, तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी आएगी आर वेक्टर का मॉडुलस इनटू कोस ऑफ थीटा। ये जो थीटा एंगल है जो मैं आपको बता रहा हूं फिगर में देखिए, ये थीटा एंगल मैंने यहाँ पे मान लिया है। अब इसको मैं आर वेक्टर डॉट एन कैप की फॉर्म में रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं, इसको ध्यान दीजिए। ए डॉट बी क्या होता है, ए का मॉडुलस, फिर बी का मॉडुलस 1 हो गया यहाँ पे, और इनके बीच का जो एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका कोस थीटा लेते हैं, और ये डिस्टेंस मेरे पास क्या होगी डी होगी। तो यहाँ से जो हमने कंसेप्ट जनरेट किया है यही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमने इसको आर डॉट एन कैप की फॉर्म में रखा, क्योंकि हमें पता है कि इसमें एन का मॉडुलस, सॉरी जो एन वेक्टर है इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या डेवलप हुई, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। अब इसका रिवर्स भी सीखिए, अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में होगी कि जिसमें आर वेक्टर के साथ एन कैप आएगा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर होना जरूरी है। कई बार अगर वो यहाँ पे ऐसे लिख देता है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी, और ये वेक्टर इसके ऊपर एन के ऊपर कैप का साइन नहीं है, लेकिन एन वेक्टर का मॉडुलस 1 है, तो आप इसको एन कैप की तरह ही ट्रीट करेंगे, और उस टाइम भी आपकी जो डिस्टेंस डी है ये डिस्टेंस डी हो जाएगी फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। तो इस केस में जो मैंने आपको नीचे सिखाया लास्ट में कि यहाँ पे जो डी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर लग रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि वो एन कैप की फॉर्मेट में रखा हो, कई बार एग्जामिनर इसको एन वेक्टर रख देता है, जबकि वास्तव में अपने आप में क्या होता है यूनिट वेक्टर होता है। हमारी शर्त सिर्फ इतनी है कि आर वेक्टर के साथ आपके पास या यूनिट वेक्टर होना चाहिए, उसका नोटेशन एन कैप है या एन वेक्टर है, एन के ऊपर तीर का निशान लग रहा है, वो एक अलग चीज है। तो यहाँ इसका कंसेप्शन होता है कभी कभी रीड करने में कि वहां पे तो एन कैप है और यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, तब ये डिस्टेंस डी आपके पास क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी मेरे पास है, और ये जो एन वेक्टर है ये मेरे पास मॉडुलस वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर नहीं है। तो ऐसे केस में ये जो डी डिस्टेंस है ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं होगी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में भी और वैसे भी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एन वेक्टर के मॉडुलस से इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एन वेक्टर को एन वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे डी अपॉन एन वेक्टर का मॉडुलस जनरेट हो जाएगा। अब ये जो वेक्टर हमारे पास है ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मॉडुलस, तो ये यूनिट वेक्टर बन गया है यहाँ पे। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर डॉट एन कैप ऐसे लिख सकते हैं, बराबर डी अपॉन एन वेक्टर का मॉडुलस। तो जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन होगी, अब वो डी अपॉन, ध्यान से देखिए ये जो मैंने हाईलाइट कर दी है, डी अपॉन एन वेक्टर का मॉडुलस होगी। तो यहाँ पे सिली मिस्टेक पेपर में होती है, तो इन चीजों को आप नोट डाउन कर लें। तो देखिए अब यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि अगर कोई भी आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी लिख रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हम इसको उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जिसमें कि आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी होता है, मतलब ये डी तो कुछ भी हो सकता है, उसका नया नाम दे देंगे, जैसे भी हमने नाम दिया था आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी अपॉन एन वेक्टर का मॉडुलस। तो हम इसको क्या कर दें,
एक नया नाम दे दें, P लिख दें इसको इस तरीके से। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है। इसका यूनिट वेक्टर होना, मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं इस बात की तरफ, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन जनरेट होते हैं कि इस एन वेक्टर का अगर ये एन कैप है, अगर यूनिट वेक्टर है तो डी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, और अगर ये एन वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है तब ये डिस्टेंस हमारे पास नहीं आएगी, इसको मॉडुलस से डिवाइड करना पड़ेगा तब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आएगी। चलो ये कंसेप्ट पूरा हुआ हमारा। अब थोड़ा आगे मूव करते हैं। ये तुम्हारे पास जो भी हम इक्वेशन सीखेंगे सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन पे काम करेंगे और फिर उसके बाद उसकी कार्टेशियन इक्वेशन पे काम करेंगे। अब आर वेक्टर मेरे पास कितना होता है, xi प्लस yj प्लस zk। अब पेपर में आप क्या किया करें, इसको xyz रखा करें, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन मतलब लिखने में थोड़ी चीजें शॉर्ट हो जाती है। अब जो आपके पास n वेक्टर है, मुझे नहीं पता यूनिट वेक्टर है या नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इसको दो केस ले लेता हूं आपके सामने कि अगर ये n कैप की फॉर्मेट में है, मैं इसको n कैप ही लिख देता हूं आपके सामने। अगर n कैप वेक्टर मेरे पास कितना है, li, देखिए जो भी यूनिट वेक्टर होता है वो li mj प्लस nk की फॉर्मेट में रखा जाता है। उसका कारण भी हमने आपको बता दिया था जब आपको डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज की बात बताई थी तब। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी। तो यहां से डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद के वाला के साथ, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। ये इक्वेशन तब बन गई जब हमारे पास एल एम एन यूनिट वेक्टर है, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 है। यहां से क्लियर हुआ। अगर हमारी इक्वेशन इस फॉर्मेट में है और एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम 1 हो जाता है, तो इस केस में जो हमारे पास जो डी डिस्टेंस है, जो डी नंबर है, जो कि पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, पहले इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ माइनस का साइन है, माइनस के 5 लिखा हुआ है, तो उस माइनस को इधर माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव करेंगे। सबसे पहले बात ध्यान रखनी है। अब देखेंगे कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम 1 है या नहीं है। अगर है तो यही डिस्टेंस हमारी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। और अगर मेरे पास इक्वेशन ये दे दी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, और यहाँ पे लिख दिया कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये आपका 1 नहीं है, तो इस केस में जो डी हमारे पास है, ये डी नंबर जो पॉजिटिव लिया, पहले हमने पॉजिटिव कर लिया इसको, अगर निगेटिव भी है तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने से क्या बन जाएगा, ये जो कोफिशिएंट है ये क्या बनाएंगे, यूनिट वेक्टर फ्रेम कर देंगे, क्योंकि किसी वेक्टर को उसके मॉडुलस से, ये वेक्टर तो है हमारे पास जो यहाँ पे इसने एलिमेंट दिए हैं, ये एल कोमा एम कोमा एन, ये जो तीनों नंबर हैं ये वेक्टर ही तो है हमारे पास जो हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे बनाएंगे आप, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, डी अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो बार बार ये चीज देखनी है क्वेश्चन में, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आपसे फाइंड आउट करेगा कि इनके स्क्वायर का सम 1 है या नहीं है। अब हम जनरल इक्वेशन लिख देते हैं, एक जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन हो गई प्लेन की, जिसमें कि ए बी सी क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज डी आर से ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन। ये चीज ध्यान रखें कि ए बी सी अपने आप में क्या है, तो ए बी और सी, डी कांस्टेंट की बात छोड़ दीजिए। अब यहां देखना पड़ेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सम 1 है या नहीं है। अगर इनका सम 1 है तो ये जो डी है नंबर जो पॉजिटिव कर लिया हमने पहले से ही, अगर निगेटिव है तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होगा, प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अदरवाइज आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आपके पास आएगी डी अपॉन अंडर रूट समीशन ए स्क्वायर लिख देता हूँ शॉर्ट करके थोड़ा सा। तो ये चीज आप क्या करेंगे, लर्न करेंगे।
अब देखिए कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, आपसे इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो। अब सभी को याद रहता है ax जो जनरल इक्वेशन है प्लस by प्लस cz इक्वल टू d। ये सब केस आपको मैंने पहले सिखा दिए। अब वो पूछता है कि ए बी सी पे कोई कंडीशंस होती है कि ये इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करे या ना करे। तो कुछ जगह आपको बुक्स में दिखाई देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए एक केस की स्टडी करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कंसेप्ट हमने आपको पढ़ाया था कि अगर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रियल नंबर, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ए बी सी जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं और उनके स्क्वायर का सम 0 हो रहा है, तो एक ही कंडीशन होती है, ए को बी को सी को तीनों को बराबर होकर 0 ही होना पड़ेगा। तो यहाँ इसने एक कंडीशन डाल दी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये आपका 0 नहीं। अब 0 नहीं है तो कम से कम इनमें से एक को नॉन 0 होना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली तीनों 0 नहीं हो सकते। तो इस बात का मीनिंग भी एग्जामिनर इंटरव्यू में आपसे पूछ लेता है। अब देखिए कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ एक्सवाई प्लेन, जब आप 3D में फिगर बनाते हैं तो देखिए एक्सवाई प्लेन पे क्या होगा, जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे आप 2D में जब काम करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, 0 क्योंकि y इस पे मूवमेंट नहीं हो रहा, हम केवल वही x एक्सिस की जो लाइन है उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से y एक्सिस पे x की डायरेक्शन में हमने कुछ भी मूवमेंट नहीं किया। तो इसी तरीके से जो आपका एक्सवाई प्लेन है जो हमने लिखा है एक्सवाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, ये हमारा प्लेन ये होते हैं, ये और ये पॉइंट आपका जेड है। तो एक्सवाई प्लेन में क्या होगा, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी लिख के दिखा देता हूं आपको, एक्स वाई, 0। तो यहाँ मेन प्रॉपर्टी क्या हुई कि जेड कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। तो यही इसकी क्या बन गई इक्वेशन, वाई जेड के लिए x बराबर 0, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, जेड एक्स के लिए y बराबर 0। इन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a, 0, 0, यहाँ पे 0, b 0 और यहाँ पे 0, 0 और c, इस तरीके से। और इक्वेशन ऑफ प्लेन मैंने आपको बता दी है। इस प्लेन की इक्वेशन एक्स वाई है तो z बराबर 0, इसकी इक्वेशन है यहाँ देखिए ये z बराबर 0, वाई जेड की इक्वेशन बनानी है तो x बराबर 0 और थर्ड आपको जेड एक्स वाला प्लेन बनाना है तो y बराबर 0। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू द एक्सवाई प्लेन एंड एट ए डिस्टेंस c greater than 0 टुवर्ड्स z एक्सिस इज z इक्वल टू c। तो देखिए इस प्लेन में जो मैंने आपकी फिगर में बनाया है, आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि ये c डिस्टेंस पे है और एक्स वाई एक्सिस के जो हमने प्लेन में बनाए हैं इसके हमारे पास क्या है, पैरेलल है। इस एक्स वाई प्लेन के पैरेलल और c दूरी पे है ओरिजिन से, यहाँ से ओरिजिन से c दूरी पे है। तो यहाँ पे इस फिगर पे ध्यान दीजिए कि इस प्लेन के ऊपर सब जगह जो z की वैल्यू आएगी वो z की वैल्यू कितनी आएगी, c आएगी। तो इसलिए इसकी इक्वेशन क्या बन गई, z इक्वल टू c। इसी तरीके से तीन और केस बनेंगे। यहाँ पे एक्स वाई प्लेन की जगह क्या बनेगा, वाई जेड प्लेन, फिर क्या बनेगा जेड एक्स प्लेन, डिस्टेंस c टुवर्ड्स जेड एक्सिस है तो टुवर्ड्स क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन क्या आएगी, अगर वाई जेड है, देखिए यहाँ पे एक्स वाई है तो जेड आ गया, अगर यहाँ पे वाई जेड है तो एक्स बराबर c आ जाएगा। इधर यहाँ पे जेड एक्स प्लेन है इसके पैरेलल और टुवर्ड्स कहाँ पे है, टुवर्ड्स है आपकी वाई एक्सिस। तो इक्वेशन क्या बनेगी, कारण मैंने आपको बता दिया कि उस लाइन पे हमेशा क्या आएगा, y की वैल्यू c ही आएगी। तो ये डायरेक्ट इक्वेशन है जो आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में क्या होता है या इंटरव्यू में सडनली एकदम जो चीजें पूछी जाती है वो माइंड में मैप नहीं हो पाती। तो इनको कॉपी में नोट डाउन भी करें और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश भी करें। अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपके माइंड में प्रैक्टिकल फिगर जो जनरल फिगर है 3D ज्योमेट्री की, क्योंकि स्पेस में एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको दिखनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे इक्वेशन ऑफ प्लेन, और इंटरव्यू में तो काफी बार पूछा जाता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाना है आपको विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो आप फिगर देखिए, फिगर हमने ये एक्स एक्सिस बनाई है और एक प्लेन बनाया है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब जो जनरल इक्वेशन मेरे पास होती है, कंडीशन क्या लगाई गई, इफ ए इक्वल टू 0 द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब ये कंसेप्ट कहां से जनरेट हुआ, यानी कि ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0।
ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो हमारे पास बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी आएगी, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसमें एक्स एक्सिस का गुणांक कोई भी नहीं होगा। अब इसका कारण देखिए, यहाँ पे हम जो इक्वेशन बनाते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, तो ये जो वेक्टर मेरे पास है जो ए बी और सी से बना, ये वेक्टर है नॉर्मल टू द प्लेन। अब देखिए पूरा जो नॉर्मल जो हमारे पास प्लेन है, यहाँ ध्यान दीजिए, लाइन की स्टडी कैसे होती है, उसके पैरेलल एक वेक्टर बी होता है, और प्लेन की स्टडी ऐसी होती है कि इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर हमारे पास एन वेक्टर होता है, यहाँ इसका एन कैप होता है। अब आप फिगर पाइए, फिगर में देखिए ध्यान से, मैंने ग्रीन कलर से बनाया है। यहाँ से जब हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पर रफ फिगर बना देता हूँ कि जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, यहाँ मैंने लिख दिया है अल्फा इक्वल टू 90, और बीटा और गामा कुछ ही बनता रहेगा। इसका मतलब जो आपके पास एल की वैल्यू आती है तो वो कोस 90, और कोस 90 कितना होता है 0। अब इसके प्रोपोर्शनल अगर आप कोई वैल्यू लोगे ए, जो कि हमारे पास डायरेक्शन क्या होती है, रेशियोज होती है, तो वो भी कितना आएगा 0 आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे कंडीशन लग गई कि ए को 0 होना पड़ेगा। तो हमने इसको प्रूव भी कर दिया कि ए 0 क्यों होगा। तो वो केस किससे खुला आपका, किससे डेवलप हुआ, डायरेक्शन कोसाइन की। देखिए डायरेक्शन कोसाइन अगर आपकी मजबूत नहीं है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज, तो पूरा 3D ज्योमेट्री हमारे समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने आपको डायरेक्शन कोसाइन और रेशियोज की बातें समझाई थी। अब हम स्टडी कर रहे हैं लाइन की और प्लेन की। तो लाइन में जिसके हमारी लाइन पैरेलल है बी वेक्टर, वो इंपॉर्टेंट है, फिगर में मैंने आपको दिखा भी दिया है, हाईलाइट भी कर दिया है। और प्लेन के अंदर जो आपका नॉर्मल टू द प्लेन है, ये जो वेक्टर आपको दिखाया गया है एन कैप या एन वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिससे हमारे सभी क्वेश्चन आपके इजीली रन हो जाएंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन के कंसेप्ट से हमने इक्वेशन जनरेट कर ली कि a बराबर 0 आएगा, और इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी की फॉर्म में आएगी। अब इसी के पैरेलल दो केसेस और आएंगे, उनको भी आप लिख लीजिए। अब दो केसेस कौन से आएंगे आपके पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज, ठीक है 3D ज्योमेट्री है, थोड़ा सा आपको माइंड मैप भी बनाना पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि हम 2D प्लेन में मैं काम कर रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ इस पे 2D पे काम कर रहा हूँ, और आपको समझना 3D है। तो कहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उसको थोड़ा सा मैम उसको करें, आप इसको विजुअलाइज करें माइंड के अंदर। इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, तब आपको पता लग गया कि बी की वैल्यू क्या होगी 0, और ए एक्स प्लस सी जेड इक्वल टू डी मेरे पास इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू द जेड एक्सिस, तो यहाँ पे क्या आएगा C0 आएगा, जो जिसके साथ है वो 0 होता रहेगा, और बची हुई इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू डी की फॉर्मेट में आ जाएगी। तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के हिसाब से भी, इंटरव्यू के हिसाब से भी, और एग्जाम के साथ। नेक्स्ट प्लेन की इक्वेशन ये आसान है, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास आउट होता है। जब ओरिजिन से पास आउट होगा तो ये जो इक्वेशन मेरे पास थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ओरिजिन को सेटिस्फाई करा देंगे, तो ये डी बराबर क्या आ जाएगा 0। तो वापस इक्वेशन मेरे पास क्या आएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। अब 2D ज्योमेट्री के अंदर जो लाइन हमारी ओरिजिन से पास आउट होती थी वो आपके पास क्या आती थी, y बराबर mx की फॉर्मेट में आती थी, यानी कि x और y होते थे, बाकी और कोई भी चीज नहीं होती थी। इसी तरीके से 3D में आपके पास x भी है, y भी है, z भी है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो यहाँ भी क्या है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, और यहाँ पे मतलब कांस्टेंट टर्म है तो 0 है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है विच पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, जो एक पॉइंट से पास आउट हो रही हो, वो पॉइंट आपको दे दिया है x1 y1 और z1। तो जनरल इक्वेशन मेरे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इससे सेटिस्फाई करा देंगे, तो ये आ गया ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन इक्वल टू डी। अब डी की वैल्यू ऊपर वापस पुट कर दें तो इक्वेशन क्या जनरेट होगी, ए एक्स माइनस एक्स वन इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन और इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन लर्न करें, क्वेश्चंस में सीधे काम आएगी कि ऐसे इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है
जिसमें कि वो एक पॉइंट से पास आउट होता हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, x में से x1 माइनस कर देना है, y में से y1 और z में से z1। तो ये जो प्लेन हमारे पास आएगा, एक प्लेन हमारे पास ये था जो हमने ये बनाया था, और जो रिक्वायर्ड प्लेन हमारे पास आएगा ये इसके ऊपर आएगा कहीं, और ये आपके पास पॉइंट x1 y1 z1 से पास आउट हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए कि जो इक्वेशन हमने बनाई है, थोड़ी चीजें हाईलाइट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे a b c नॉर्मल टू द प्लेन है, तो यहाँ पे भी देखिए a b और c नॉर्मल टू द प्लेन सेम रहेंगे, क्योंकि दोनों का नॉर्मल जो आएगा वो कॉमन ही आएगा, कॉमन नॉर्मल। फिगर पे ध्यान दीजिए, कॉमन नॉर्मल ये होगा। तो कांस्टेंट बदलेगा केवल, जैसे हमने 2D प्लेन में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ लाइन होती थी, ऐसे अब इसके पैरेलल कोई लाइन बनाते थे तो हम ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा बराबर 0 बना लेते थे, और जिस पॉइंट से वो पास आउट करा रहा है इस पॉइंट को आप पुट कर देते थे यहाँ पे, और लैम्डा की वैल्यू आती थी। तो ये क्वेश्चन भी हमने शॉर्टकट मेथड से सिखाई थी आपको कि यहाँ पे ax माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 और कांस्टेंट वाली टर्म हो जाती है 0। तो देखिए इसी का एक्सटेंशन 2D ज्योमेट्री के फॉर्मूले का एक्सटेंशन यहाँ जो मैंने हाईलाइट किया है, ये देखिए ये एक्सटेंशन, और इस इक्वेशन को देखिए जो मैंने दोबारा करी है हाईलाइट, दोनों सेम ही तो हैं, क्योंकि यहाँ पे z आ गया है तो हमने क्या किया इसको c z माइनस z1, तो दोनों के अंदर एक कनेक्टिविटी आपकी डेवलप हो गई। तो 2D ज्योमेट्री के जो फॉर्मूलास हैं मैंने आपको सिमिलरिटी बताई थी स्टार्टिंग में, कि वहां से भी थोड़ी चीजें सीखने की कोशिश करें, क्योंकि 2D जो 3D आपका है 2D का एक्सटेंशन है, केवल जेड एक्सिस उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, तो फॉर्मूलास उसी तरीके से फ्रेम हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना है इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे हमने प्लेन बनाया XYZ, और यहाँ पे ये 3D स्पेस बनाया, उसके अंदर हमने एक प्लेन बनाया। अब ये प्लेन एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को जेड एक्सिस को जहां जहां कट कर रहा है ओब्लिक प्लेन है, यहाँ पे ए मान लिया, यहाँ पे बी मान लिया और यहाँ पे सी मान लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट आपके पास आएगा ए 0 0 आएगा, ये पॉइंट आपके पास 0 B 0 आएगा वाई एक्सिस पे, और ये तीसरा पॉइंट आपके पास 0 0 C आएगा। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। अब आप क्या कीजिए, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, ए, इसको बी, फिगर पे ध्यान दीजिए, और इसको सी। ये देखिए ए, ये बी और ये सी। अब इन पॉइंटों से इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं बाय ए। जब आप ये रखेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा और प्लस 0 0 आएगा इक्वल टू डी। इसी तरीके से जब बी से पास आउट कराएंगे तो आपके पास बी स्क्वायर इक्वल टू डी आ जाएगा, और जब सी पॉइंट से पास आउट कराएंगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू डी आ जाएगा। तो इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई, ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू, अब यहाँ पे अब आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन को d से डिवाइड कीजिए, a अपॉन डी एक्स प्लस बी अपॉन डी वाई प्लस सी अपॉन डी जेड इक्वल टू 1। अब यहाँ पे d की वैल्यू जो x के नीचे है, इस वैल्यू को रखेंगे a स्क्वायर, यहाँ से ऊपर से, यहाँ से इस d को रखेंगे b स्क्वायर, और यहाँ से इस d को रखेंगे c स्क्वायर। तो इक्वेशन डेवलप होकर आएगी, a से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक a से कैंसिल आउट, तो इक्वेशन आएगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। अब आप देखिए कि जो इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास 2D ज्योमेट्री में थी वो थी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, तो उसी का एक्सटेंशन यहाँ पे क्या हो गया, z के अंदर हो गया। तो ये इक्वेशन आपको लर्न होनी चाहिए, मैंने हाईलाइट कर दी है। और 2D के साथ जहाँ पे 3D के साथ 2D के फॉर्मूले हैं, जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उनको भी लिख लें, आपको मेमोराइज भी हो जाएंगे और कमांड भी बनी रहेगी। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना है जो पासिंग थ्रू हो जाए किन से, 3 पॉइंट से, और आई वेरीज 1 2 3। तो आपको ध्यान है 2D ज्योमेट्री के अंदर जो लाइन हमारे पास 2 पॉइंट से पास आउट होती थी, x1 y1 से और x2 y2 से, तो उसकी इक्वेशन हमने क्या डेवलप करी थी, डिटरमिनेंट की फॉर्म में x1 y1 1, क्योंकि इससे जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया कितना होता है 0 मान लेते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट P मान लेते हैं x, y। तो इसी इक्वेशन का जो डिटरमिनेंट वाली इक्वेशन है, ये तो 3/3 ऑर्डर की है, तो यहाँ पे 4 ऑर्डर की हो गई। x, यहाँ पे आपका क्या आया x y, बस यहाँ पे z बढ़ गया,
तो 1v1 तो है हमारे पास एज इट इज पहले से ही। अब यहाँ पे क्या आएगा, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। इसके बेस पे अधिकतर क्वेश्चन, मतलब नॉर्मली क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन ये जो कंडीशन आपको बताई गई है ये इंटरव्यू में एग्जाम में कहीं भी पूछ ली जाती है, इसलिए करा दिए। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एक प्लेन हमारे पास ये दिया हुआ है, फिगर पे ध्यान दीजिए, और दूसरा प्लेन हमारे पास ये दिया हुआ है। अब हमने आपको एक कॉमन सेंट्रल आइडिया बताया था कि लाइन के अंदर तो केवल आपको बी वेक्टर की जरूरत पड़ती है जो कि हमारे लाइन के पैरेलल होती है, और हमारा सारा काम प्लेन में किससे चलता है, नॉर्मल टू द, ये देखिए मैं नॉर्मल बनाया है, नॉर्मल टू द प्लेन। अब नॉर्मल हमारे पास क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, किससे, प्लेन से। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया फिगर में, 90 डिग्री। अब हमें ये एंगल निकालना है जो मैंने हाईलाइट किया है, ये और ये। दोबारा देख लीजिए, ये एंगल निकालना है आपको और ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जब ये 90 है, 90 है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है यहाँ पे, और क्वाड्रिलेटरल के तीनों जो चारों एंगल हैं उनका सम कितना होता है, 360 होता है। अब इसमें से 90 90 तो आप माइनस कर दें, एक ये वाला 90 और एक ये वाला 90, तो कितना बचा, 180। अब आपके पास ये फिगर बन गई इस तरीके से, तो इन दोनों कोणों का योगफल भी कितना होगा, 180। तो ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो ये 180 माइनस थीटा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नॉर्मल कौन से हमारे पास, ये जो नॉर्मल है, जो मैंने ग्रीन कलर से किए हैं, ये जो नॉर्मल है, अगर नॉर्मल के बीच का एंगल आप निकाल लें तो एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स ही आएगा। उसको 180 से माइनस कर लेंगे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, पहला प्लेन मेरे पास क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। तो छोटे आर्टिकल हैं वो मैं आपको डिस्क्राइब करके इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो जो थिंकिंग है आपकी 3D ज्योमेट्री के अंदर वो थोड़ी डेवलप हो जाएगी, काफ़ी चीज़ें आप ज्योमेट्रिकली करना शुरू कर देंगे जो कि नॉर्मली लोग 3D में नहीं करते। अब इसमें जो आपके पास नॉर्मल है, उसमें पहले प्लेन में जो नॉर्मल है, नॉर्मल टू द प्लेन a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको निकालना आता ही है, आपको निकालना है a1 b1 और c1 और a2 और b2 और c2। किसी वेक्टर को हम ऑर्डर ट्रिपलेट की फॉर्म में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कोस थीटा, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको n1 वेक्टर मान लेता हूँ, इसको n2 वेक्टर। तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर का मॉडुलस, ये फॉर्मूला आपको याद है। इसको ऑपरेट करेंगे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, या तो एक्यूट आएगी या फिर ऑब्ट्यूज आएगी, दोनों चीजें सेम ही इक्वलेंट है। अब देखिए यहाँ दो कंडीशन और बनेगी। अगर थीटा हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री, तब क्या होगा, और थीटा 0 होगा तब क्या होगा। थीटा 90 डिग्री का मतलब है कि जो प्लेन्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं। जब परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 है, तो कोस 90 कितना हो जाएगा, 0। तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर 0। ये मेरे पास क्या है, ऊपर n1 वेक्टर n2 वेक्टर, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमारे काम आती है। थीटा जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे आपके प्लेन पैरेलल हैं। जब प्लेन पैरेलल है तो उनके नॉर्मल भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, a1 अपॉन a2 इक्वल टू, दोनों वेक्टर पैरेलल है तो क्या होंगे, एक दूसरे का मल्टीपल होंगे, तो रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट्स आर इक्वल। ये दोनों कंडीशन आप लर्न कर लें। नेक्स्ट देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है जो पैरेलल हो गिवन प्लेन के। तो जो प्लेन मेरे पास है वो है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। d को धर लिया है, माइनस का साइन चेंज कर लिया, नया कांस्टेंट मान लिया। तो इसके पैरेलल जो प्लेन आएगा वो आपको मैंने अभी बताया था कि इसका नॉर्मल उसका नॉर्मल सेम रहेगा, तो केवल कांस्टेंट में अंतर आएगा, d1 इक्वल टू 0। अब जो कंडीशन आपको दी है इस पे ऑपरेट कीजिए, उससे d1 की वैल्यू फाइंड आउट होगी, फिर वापस d1 की वैल्यू इसी में पुट कीजिए, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपकी कंडीशन है इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना है आपको। इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स p1 इक्वल टू 0 एंड p2 इक्वल टू 0।
ये P1 P2 हमने ऐसे मान लिया जैसे सर्किल में हमने क्या किया था, S1 बराबर 0, S2 बराबर 0 और लाइन होती थी L बराबर 0, तो S प्लस लैम्डा L बराबर 0। वो हमारे पास क्या आता था, सर्किल आता था जो लाइन के और सर्किल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास आउट हो गया आता था। तो इसी तरह की कंडीशन यहाँ डेवलप करनी है। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाना है। एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। जैसा आपकी बुक होती है उसके 2 पेज आप पकड़ लीजिए, कोई भी 2, और उसके बीच में देखिए, या 3 पेज एक साथ ले लें आप, 2 पेज को पकड़ लें। जो तीसरा जो बीच वाला जो पेज है वो इस तरीके से बनेगा यहाँ, जैसे मैंने दिखाया है। तो ये जो प्लेन आएगा ये इन दोनों लाइन के, दोनों प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाएगा, P1 इक्वल टू 0 और P2। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन फिगर में देखिए ध्यान से, ये लाइन आएगी। इस लाइन के बारे में बहुत स्टडी कराता है पेपर के अंदर कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशोस क्या होंगे, तो वो भी बताते हैं। अभी पहले हमें क्या काम करना है, P1 जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट से पास आउट होगा इक्वेशन जाती है तो P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। अब लैम्डा कहाँ से फाइंड आउट होगा, बाय द गिवन कंडीशन। जो आप मुझे कहेंगे कि ये हमें वो वाला प्लेन निकालना है जो इस पॉइंट 1, 2, 3 से पास आउट हो जाए, तो ये कंडीशन रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। लैम्डा कैन बी फाउंड बाय द गिवन कंडीशन। ये चीज आप फाइंड आउट कर लेंगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। अब बात करते हैं कि जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन है उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाले जाएंगे। अब देखिए फिगर में हमने 2 प्लेन बनाए हैं और इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको दिखाई दे रही है जहां एक दूसरे को काटेंगे। इसका नॉर्मल हमारे पास यहाँ पे है और इसका नॉर्मल हमारे पास यहाँ पे है। इस तरीके से ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखिए कि आपने बुक के 2 पेज ले लिए, थोड़ा सा उनको खोल लिया, एक आप 2 पेंसिल ले लीजिए, एक पेंसिल इधर लगाइए यहाँ पे, एक इधर लगाइए। तो आप ध्यान देंगे कि जो आपके पास लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगी ये, और इन दोनों वेक्टर का जो परपेंडिकुलर आएगा वो ऐसे आएगा इस तरीके से। वो आपको यहाँ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, इस तरीके से आएगा। ये जो प्लेन आपके पास, ये नॉर्मल जो है ये अलग है, पहले वाला ये अलग है। मैं दोबारा डिनोट कर देता हूँ, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, एक नॉर्मल ये है आपके पास, एक नॉर्मल ये है। तो इन दोनों का जब आप क्रॉस करेंगे, ये n1 वेक्टर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप इसमें से n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर निकालेंगे तो एक वेक्टर आएगा, ए वेक्टर विच इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन्स। अगर मैं एक दूसरे को काट रहे हैं, पैरेलल नहीं है, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर निकालेगा, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। या आपसे इस लाइन की इक्वेशन भी पूछ सकता है, ये लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन 2 प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 3, 5। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे n1 क्रॉस n2 निकालेंगे, एक आपके पास d वेक्टर आ जाएगा। इस d वेक्टर के जो कोएफिशिएंट आपके पास है, मान लिया d1, d2, d3 है, ये जो फाइंड आउट होगा ये n1 क्रॉस n2। अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो 1, 3, 5 से पास आउट, तो x माइनस 1 अपॉन d1, क्योंकि हमें इसके पैरेलल, ध्यान दीजिए, इसके पैरेलल लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल ये लाइन चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे आपके डायरेक्शन रेशियोस आएंगे x माइनस x1 अपॉन d1, फिर y माइनस 3 अपॉन d2 और इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन d3। तो ऐसे इक्वेशन आपसे अराइज होता है पेपर एग्जाम में। तो हमें क्या ध्यान रखना है, n1 क्रॉस n2। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए जिसको क्वेश्चन पूछा जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट P की फ्रॉम द प्लेन। ये प्लेन हमारे पास है और इस पॉइंट से आपने क्या कहा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, किससे, x1, y1 और z1 से। तो जैसे मैंने 2D ज्योमेट्री के अंदर डिस्टेंस निकाली थी, P मान लेता हूं, इस लेंथ को फिगर में P मान लेता हूं। तो P बराबर मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस का d अपॉन अंडर रूट। अब 2D का फॉर्मूला भी लिखेंगे यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला जनरेट किया था, एक पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस निकाली थी x1 y1 से, तो ये जो लेंथ हमारे पास P आई थी, ये इक्वेशन ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ जेड नहीं है तो इक्वेशन क्या आई थी ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी आएगा खाली, यहाँ मॉडुलस लगा देते हैं अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी एक्सटेंडेड फॉर्मूला है इसी का ही, तो इसको लर्न करें। क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर एग्जाम में। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बनाना है जो किससे बनाया गया है, एक्स आई वाई आई जेड आई आई वेरीज 1 2 3, यानी कि ए में बी में और सी में 3D स्पेस के अंदर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह का फॉर्मूला आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इस तरह का सीधा फॉर्मूला हमारे पास यहाँ नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास पॉइंट्स है तो वेक्टर निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक तो ए बी वैक्टर निकालेंगे और एक ए सी वैक्टर निकालेंगे, दोनों वैक्टर निकाल के, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ जो ट्रायंगल के अंदर आपकी कोटरमिनस साइड एजेस होती हैं, ये साइड्स होती हैं एक पॉइंट पे मिलती हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ए बी क्रॉस ए सी। कुछ जगह बुक में इसका बहुत लेंथी फॉर्मूला दे रखा है, उसको लर्न नहीं करना है, आप इसी से क्वेश्चन को सोल्व आउट करें। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, इस कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आता है। इफ ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2g zx प्लस 2hxy इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ प्लेन्स। ये क्या करता है, प्लेन की जो दो इक्वेशन है अगर उनको प्रोडक्ट करते हैं तो उसके बाद जो पेयर ऑफ प्लेन्स आएंगे हमारे पास उनकी कंबाइंड इक्वेशन इसने दे रखी है। 10th एंगल बिटवीन द, जब दो प्लेन की इसने कंबाइंड इक्वेशन आपको दे दी, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, इनकी मल्टीप्लाई करके कंबाइंड इक्वेशन दे दी, तो उनके बीच में एंगल क्या आएगा। तो जो पहले वाली हमारे पास कंसेप्ट था एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, फिगर पे देखिए मैंने ड्रॉ की है, वहां पे हमने क्या किया था, नॉर्मल की सहायता से एंगल फाइंड आउट किया था। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है, यहाँ पे कंबाइंड इक्वेशन दी है उसकी। तो जैसा आपको ध्यान होगा कि जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था तो उसमें फॉर्मूला आया था होमोजीनियस के लिए और नॉन होमोजीनियस के लिए भी, कि उसमें कंडीशन क्या आई थी, tan थीटा बराबर 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। तो अब आप देखिए कि कहाँ कहाँ एक्सटेंशन हुआ है कि tan थीटा ये सेम है, ये 2 भी सेम है, g² यहाँ पे आपका h² माइनस ab आता था, केवल ये आता था h² माइनस ab और नीचे आता था a प्लस b। अब जो जो चीज इसमें एक्सटेंड हुई है, b और c एक्सटेंड हुआ तो उसके अकॉर्डिंग ये भी आ गया और f और g भी आ गया और बीच में नीचे क्या हो गया, प्लस का c। तो ऐसे सिमेट्री से दोनों चीजें आप लर्न कर लें, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। लाइन प्लेन को जहां कट करके जा रही है इस पॉइंट पे फिगर में, वो आपको दिखाना है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इन इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज कर लेंगे, वहां से चीजें आसान हो जाती है। यहाँ पे x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, ये मेरा पॉइंट हो गया और ये b वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोस हो गए। अब इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास आ रही है तो उसको कैपिटल में मान लें आप, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू, या माइनस का प्लस का d मान लें, इसको चीजें सोल्व आउट हो जाएंगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इसको बराबर क्या मान लेंगे, लैम्डा। तो x बराबर क्या आएगा, लैम्डा a लैम्डा प्लस x1, इसी तरीके से y, इसी तरीके से z। अब ये वैल्यूज x y z की कहाँ रख देंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जनरेट हो जाएगी। ये चूंकि a b c d स्मॉल भी मेरे पास है और कैपिटल भी मेरे पास है, तो आपको लगा कि लैम्डा बहुत बड़ा आएगा, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी वैल्यू सोल्व आउट हो जाती है, लैम्डा की वैल्यू आ जाती है। तो ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड प्लेन। नेक्स्ट आर्टिकल आपका है टू फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन। अब आपको लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। तो देखिए लाइन, फिगर में देखिए कि लाइन के पैरेलल तो एक वेक्टर होता है बी वेक्टर, और प्लेन हमेशा चलता है अपने नॉर्मल टू द प्लेन से। ये मेरे पास है एन वेक्टर या एन कैप, कुछ भी मानना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास दो, ये मुझे फाइंड आउट करना है कि ये एंगल जो इसके साथ बन रहा है प्लेन के इसके साथ, ये कितना होगा। मैंने दूसरी फिगर ड्रॉ करी है थोड़ा आसान करने के लिए कि यहाँ पे प्लेन है, ये लाइन है जो डार्क करी है मैंने। अब आपको ये एंगल थीटा निकालना है, लेकिन मेरे पास नॉर्मल टू द प्लेन है,
तो मुझे तो ये बी वेक्टर है और यहाँ पे मेरा एन वेक्टर है। तो मैं अगर ये फाइंड आउट कर लेता हूँ तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसके फॉर्मूले में एक मिस्टेक होती है कि जब आप यहाँ पे कोस निकालते हैं तो बेसिकली थीटा ना लेके यहाँ पे 90 माइनस थीटा रखा जाएगा। हमें फाइंड आउट तो करना है थीटा ही, लेकिन हमारे जो दो वेक्टर हैं उनके बीच में एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो ये आएगा आपका एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दो वेक्टर हो गए, इनका मॉडुलस का प्रोडक्ट। अब ये फॉर्मूला किसे बन जाए, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर और नीचे उनके मॉडुलस का प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूला कहाँ कंफ्यूज करता है आपको, देखिए ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये फॉर्मूला आपको कंफ्यूज करता है एग्जाम के अंदर कि वहां साइन थीटा लेना है कोस थीटा लेना है। कोस थीटा में जनरली याद रहता है, तो आप स्पेशली इसको डिनोट कर दें कि भाई ये साइन थीटा है। तो एग्जाम में जो सिली मिस्टेक होती है वो ऐसे ही क्वेश्चन के अंदर होती है। तो आज का जो आपका लेक्चर है 3D ज्योमेट्री का, 2 लेक्चर हुए हैं 3D ज्योमेट्री की थ्योरी के, वो सब हमने आपको कंप्लीट करा दिया। अब एक तो आर्टिकल कोई बच गया है तो क्वेश्चंस के बीच में अपना आप ही इंजर्ट हो जाता है, वही इसको डिटेल में बता देते हैं अगर कहीं कुछ रह गया है। थैंक यू वेरी मच।